नमस्कार दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के एक नए अध्याय यानी उत्तराखंड से जुड़े एक नए सिलेबस के ऊपर जो है उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान या मेजर इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सुबह की हम हमेशा जनरल क्विज करते हैं वन लाइनर जी की सीरीज़, तो उसके अंदर मैं आपको याद होगा कई सारे जो प्रमुख संस्थान हैं उनके बारे में पूछता हूँ। मंदिरों की स्थापत्य कला के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना के डाली हैं, आप देख सकते हैं। जल विद्युत परियोजनाएं कितनी हैं वो भी मैंने वहाँ डाली हुई हैं वीडियोस के अंदर, तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। इसके अंदर शॉर्ट जो ट्रिक्स हैं उन्हें बनाने की कोशिश कैसे की जाए ताकि आपके दिमाग में वो याद रहें, वो भी मैंने आपको उसके अंदर बताया है। इसके अलावा सुबह की जो जानकारियाँ हैं उसी के अंतर्गत मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान जो है मेजर इंस्टीट्यूट वो बहुत ज़रूरी हैं, और कुछ जो मेजर इंस्टीट्यूट है उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि उत्तराखंड के कई सारे क्वेश्चंस जो हैं यानी चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी हो, यूके पीसीएस हो, लोअर पीसीएस जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, और पटवारी वीडियो हो, हर एक उत्तराखंड के एग्ज़ाम के अंदर उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए आज प्रमुख संस्थान जितने भी हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं ताकि आपको परीक्षा में कोई भी गलती आप ना कर पाएँ। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख संस्थानों के। नंबर पहला है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। देखिए, हर कोई हम सब लोअर पीसीएस दे रहे हैं या अपर पीसीएस देते हैं, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ट्रिपल एससी के बाद जो सबसे ऊंचा है वो है लोक सेवा आयोग। और ये लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो जाहिर सी बात है जब उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, उसके बाद ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ होगा, जिसका गठन हुआ था अप्रैल 2001 में, और मुख्यालय का है इसका हरिद्वार में। इसके कुल जो सदस्य हैं वो हैं 4 सदस्य हैं, अध्यक्ष सहित मिलाकर पूरे 4 सदस्य हो रहे हैं। जो प्रथम अध्यक्ष थे हैं ये हमेशा पूछते हैं, और ये हैं एनपी नवानी जी। और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं मेजर जनरल आनंद सिंह रावत। तो मेजर जनरल आनंद सिंह रावत इनके वर्तमान जो हैं वो अध्यक्ष हैं, और एनपी नवानी जो हैं वो प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। 2001 में इसका गठन हुआ है, हरिद्वार में स्थित है, और इसके कुल सदस्य हैं ये 4 सदस्य हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आप देखें तो उत्तराखंड जो राज्य निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो अनुच्छेद 315(1) के तहत उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका गठन किया गया है। तो ये सारी जानकारी आपको इसी में मिल गई है। तो अब चलते हैं अगले पर। और आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये अपनी तरह का पहला शोध संस्थान है, और एशिया का सबसे बड़ा जो ऑप्टिकल दूरबीन है यहाँ स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन है तो यहाँ स्थापित किया जा चुका है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका गठन हुआ था 1954 में राजकीय वेधशाला के नाम पर वाराणसी में, और उस टाइम वाराणसी यानी यूपी का भाग था उत्तराखंड, और वहीं इसका गठन हुआ था 1954 में। 1955 में इसे नैनीताल लाया गया, कहाँ पर? शेर का डांडा में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शेर का डांडा जो अब पहाड़ी है वो कहाँ है, तो शेर का डांडा कहाँ है? नैनीताल में। इसके अलावा नैनीताल में और क्या है? चाइना पीक, वो कहाँ है? नैनीताल में। तो चाइना पीक जो 7 पहाड़ियाँ हैं ना, जिससे नैनी झील घिरी हुई है 7 पहाड़ियों से। ठीक है। तो वो क्या है? 7 पहाड़ियाँ, उनमें से एक शेर का डांडा है, और दूसरा चाइना पीक भी शामिल है, और भी हैं 5, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। शेर का डांडा इसलिए पूछता है क्योंकि एरीज जो है यहाँ स्थित हुआ था 1955 में। तो वर्तमान में क्या हो गया, ये फिर जो बड़ी दूरबीन लगी है वो 1961 में जो मनोरा पहाड़ी है वहाँ स्थापित हुआ, और 30 मार्च 2016 को एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन यहाँ स्थापित हो गया है। और आकाशीय हलचलों का इसका अध्ययन किया जाता है, इस दूरबीन का उपयोग आकाशीय हलचलों के उपयोग में। तो 1954 में राजकीय वेधशाला का गठन हुआ था वाराणसी में। 1955 में इसे स्थानांतरित किया गया नैनीताल शेर का डांडा। 1961 में ये मनोरा पहाड़ी में अब वर्तमान में स्थापित है। अब आगे चलते हैं, आर्यभट्ट एरीज। एरीज आप सबको इसलिए भी याद होगा, अगर
आप उत्तराखंड के जो हैं न्यूज़ से अपडेट रहते हैं, ठीक है। अगर उत्तराखंड के अखबार पढ़ते हैं या आप जितनी भी विज्ञप्तियाँ आती हैं जॉब से रिलेटेड, तो उनके बारे में आप जानकारी रखते हैं, तो एरीज के बारे में आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। तो अब चलते हैं अगले पर, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार इसका एक नया क्वेश्चन बनता ही है, ये देखना है हमें। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में स्थापित हुआ था। कहाँ? देहरादून के अंदर। किसने किया था इसकी स्थापना? 1878 में इसकी स्थापना हुई थी डिस्ट्रिक्ट बैंडिस द्वारा, ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम पर 1878 में, जो आगे चलकर फिर इसका नाम बदलकर 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और पहले क्या था, ये चंद्रबाग देहरादून जून स्कूल जहाँ वर्तमान में है वहाँ मौजूद था, लेकिन अब जो इसका परिसर था 1929 में इसका परिसर जो अब जहाँ स्थित है इसका परिसर वर्तमान में प्रेमनगर के आगे है ना, तो वहाँ स्थापित हुआ था 1929 में। और कौन थे उस समय के वाइसराय तत्कालीन? फ्रीमैन फ्रेडरिक थॉमस, इन्होंने इसका स्थापना वहाँ की थी, ठीक है। और इसका जो डिज़ाइन का श्रेय जाता है वो जाता है सीजे ब्लूमफील्ड, डिजाइन का श्रेय इसने जाता है सीजे ब्लूमफील्ड। इन्होंने रोमन आर्किटेक्चरल स्टाइल, ग्रीक, वैसे ज़्यादातर ग्रीक रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को ही मिलती है, चाहे वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, राष्ट्रपति भवन हो, तो इस तरह से आपको ये डिज़ाइन देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा एवं शोध संस्थान। तो भारतीय पशु चिकित्सा एवं शोध संस्थान जो है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और मैं पिछले, अगर आप मेरी सुबह की वीडियोस देखते हैं तो उसमें मैं बताया भी था कि 1893 में इसका गठन हुआ है और मुक्तेश्वर नैनीताल में है। मुक्तेश्वर इसलिए फेमस है कि सबसे कम तापमान, उत्तराखंड के बाद सबसे कम तापमान यहीं पर आका गया था, सबसे कम तापमान मुक्तेश्वर में। तो इसके जो पहले स्थापित किए थे वो डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड थे 1893 में, नैनीताल मुक्तेश्वर, ठीक है। तो पहले तो इसका नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, बाद में 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च रखा गया है 1925 में। 1925 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, आरएसएस का भी गठन हुआ था 1925 में। तो हेड गोवर ने आरएसएस की स्थापना की थी और 1925 में इनकी आरएसएस जो वर्तमान में इतनी बड़ी शाखा है, बीजेपी से संबंधित है, तो उसका गठन 1925 में हुआ था। देखिए एक ही क्वेश्चन से कितना बन गया है। 1925 में इसके नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च रखा गया था। 1924 अगर बात करें तो 1924 में भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। क्या हुआ था बताएंगे? तो मैं आपको हिंट देता हूँ कि जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने एक अलग पार्टी की शुरुआत की थी और इन्होंने क्या कहा था, पूर्ण स्वराज जो था, पूर्ण यानी स्वतंत्रता की बात की थी, उस टाइम इन्होंने कर दी थी। तो कौन सी पार्टी खोली थी इसके बारे में बताना है, 1924 की बात कर रहा हूँ। और 1924 से याद आया, 1924 में इसी संस्थान में एडवर्ड्स द्वारा रिंडर पेस्ट नाम का टीका खोजा गया। रिंडर पेस्ट तो मुक्तेश्वर के जो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था, जो इंडियन अब वेटनरी रिसर्च सेंटर बन चुका है, तो रिसर्च सेंटर नहीं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो एडवर्ड रिंडर पेस्ट द्वारा यहाँ एक टीके की खोज, रिंडर पेस्ट टीके की खोज की गई थी डॉक्टर एडवर्ड द्वारा। अगले पर चलते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, ये तो देहरादून में है, लेकिन गठन कब हुआ था इसका? 1767 में बंगाल में इसका गठन हुआ था और 1942 में ही इसे भी स्थानांतरित करके यहाँ लाया गया, ठीक है। स्थापित कहाँ है? देहरादून में है। यह देश में प्रथम एक मानचित्र भी है, मानचित्र सर्वेक्षण, जहाँ मानचित्र बनाए जाते हैं। यह देश में प्रत्येक प्रकार के भू सर्वेक्षण मानचित्र बनाने वाला, देखिए अभिकरण, यहीं पर मैंने लिख दिया है कि यहाँ मानचित्र और भू सर्वेक्षण दोनों होता है। तो घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चनर आपको कि भू सर्वेक्षण या मानचित्र कहाँ बनाए जाते हैं, तो आप कहेंगे देहरादून में। इसका जो महासर्वेक्षक थे वो एरेस्ट थे 1852 में। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है उसकी क्या थी, ऊंचाई को इन्होंने पूरा नापा था,
1852 में। इसीलिए जो नेपाल की उस चोटी को जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही रखा गया, एवरेस्ट। और मसूरी में इनके नाम पर एक जॉर्ज एवरेस्ट भी सुना होगा, मसूरी में इन्हीं से वो संबंधित है, और उन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम एवरेस्ट रखा गया। ठीक है, 1952 में प्रथम जो डाक टिकट है इसी विभाग ने जारी किया था। तो भू सर्वेक्षण विभाग जो है, भू सर्वेक्षण, तो 1952 में इसका डाक टिकट भी जारी हो चुका है। पूछा जाता है डाक टिकट का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान संस्थान, देखो विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो 1924 में स्थापित हो गया है। वो वर्तमान में अल्मोड़ा में है। 1924 में ये स्थापित हुआ था। अब बोसी सेन इसके जो थे उन्होंने स्थापना की थी, और मेरे ख्याल से ये भी कोलकाता के अंदर पहले था, ये प्रवृत्ति कृषि संस्थान, जो फिर अल्मोड़ा लाया गया। विवेकानंद प्रवृत्ति 4 बोसी सेन द्वारा स्थापना की गई कलकत्ता, देखो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी 1924 में, और फिर इसे लाया गया 1936 में, अल्मोड़ा में ही आ गया था। तो यहाँ पर 1936 कर देना, अल्मोड़ा में है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर वो है श्रीनगर गढ़वाल में, और 1979 में इसको गठन किया गया था। ठीक है, 1973 में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी, और 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। तो 1973 को याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये डेट, और पूछा भी जाता है 1973 को। बहुत से लोग कुमाऊं विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय हो या गढ़वाल विश्वविद्यालय, उससे पढ़े लिखे हैं। तो और हाँ, उत्तराखंड का एकमात्र जो विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर यहाँ स्थित है, वो गढ़वाल जो पौड़ी में है, श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी। तो वो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल के जो सर्वेक्षण है वो ही इस पर सर्वेवर होते हैं। एक तुंगनाथ में भी है इसका एक केंद्र, वहाँ शायद हाई एल्टीट्यूड वाला का सर्वेक्षण किया जाता है, जो उच्च पौध संस्थान जो कहता है। और इसके अलावा जो मौलाराम की मौलाराम की जो प्रसिद्ध चित्रकला का जो संग्रहालय है वो भी उत्तराखंड के इसी गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, यहीं पर इनका गठन किया गया। तो ये देखिए कई सारे क्वेश्चन एक साथ आपको देखने को मिल गए। अब देखिए, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर परिषद में जुलाई 1979 में स्थापित किया गया। ठीक है, देखो कहा था मैंने, तुंगनाथ में अल्पाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर स्टेशन। अल्पाइन क्या होता है? अल्पाइन आपको पता है? अल्पाइन होते हैं कि जहाँ छोटी घास के पाए जाते हैं, यानी आप समझ लो बुग्याल। तो अल्पाइन रिसर्च सेंटर है यहाँ। जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं वहाँ आपको पेड़ नहीं देखने को मिलेंगे, वहाँ आपको छोटी छोटी घास देखने को मिलेगी, उन्हें ही अल्पाइन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। राज्य, देखो उत्तराखंड के मौजूद प्रमुख दर्रे, ये अतिरिक्त विषय है, इसे मैं फिर एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, पूरा डिटेल उसके अंदर भी पढ़ाई की जाएगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कहाँ है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टीचिंग। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है वो नरेंद्र नगर में है, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, लेकिन क्या हो गया है कि पहले तो इसकी स्थापना 2006 में तो वहाँ की गई थी, नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में, लेकिन वर्ष 2013 में जब आपदा आई थी केदारनाथ में, तो इस समय इसे भी स्थानांतरित कर दिया गया। क्यों किया गया पता नहीं, रात इसे देहरादून शिफ्ट कर दिया गया। ये जानकारी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, ये मैं ढूंढ के लाया हूँ पेपरों से, और फिर ये देहरादून में शिफ्ट हो गया है। अभी तक इसका कोई निश्चित कार्यालय नहीं है, लेकिन क्या करें, अब जहाँ है तो है। पेपर में अगर देहरादून आएगा तो आप देहरादून पर टिक कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो नरेंद्र नगर पर ही टिक लगा दीजिएगा। तो वो थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
अब शॉर्ट क्या कहते हैं, वन लाइनर के तौर पर आपको बहुत बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण वाले थे, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने आपको दी, ताकि उनसे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं आप परीक्षा में यूके ट्रिपल एस सी पीसीएस के अंदर पूछता है तो आप कर सकें। जैसे एवरेस्ट चोटी 1852 में एवरेस्ट ने यहाँ से विश्व की सबसे ऊंची चोटी का वो किया था, सर्वे किया था, सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण भेगा। तो इससे जुड़ी जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं अब वन लाइनर की ओर। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान हैं। तो सबसे पहले जो इनमें आता है ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट। और अगर आप मेरी सुबह की वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है, रानीखेत में। इसके अलावा मैंने कहा था कि ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट आएगा, कंपोजिट कहाँ करते हैं, रानीखेत अल्मोड़ा में। इसके अलावा अगर आपको आएगा फार्मास्यूटिकल जो निर्माण है वो कहाँ किया जाता है, वो है ऋषिकेश में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, रुड़की में, हरिद्वार में। रुड़की में क्यों स्थित है, क्योंकि यहाँ पर जो रुड़की में है आईआईटी रुड़की आपने सुना होगा, वहाँ स्थित है। और वो फेमस इसीलिए है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और शायद अभी हाल ही में एक नई रिपोर्ट आई थी जिसमें रुड़की जो इंस्टीट्यूट है, रुड़की आईआईटी रुड़की, उसको इनाम भी मिला है सेंट्रल इसी में सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, पहला या दूसरे स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। तो आप अगर देखते हैं तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, वो ताजुब सी बात नहीं है इसमें, ये रुड़की में हरिद्वार में है। और सेंट्रल जहाँ बिल्डिंग होगी तो भाई स्ट्रक्चर तो बनेगा ही वहीं, तो वो रुड़की में है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, वो भी रुड़की में है। क्यों है, क्योंकि वहाँ आईआईटीज़ है। ध्यान दीजिए इस चीज़ का। टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रुड़की में है। और रुड़की ही जो इंजीनियरिंग कॉलेज ने पहली बार आपने सुना होगा कि जो शायद एक नया कहते बायो जो गैस थी, बायोगैस की खोज की थी। और शायद जैतून का वो पेड़ था, किसी पेड़ से उन्होंने कहा था कि इससे फ्यूल, इसके फ्यूल से उन्होंने कहा था कि जेट इंजन चल सकता है। ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो किसका फ्यूल इन्होंने जिक्र किया था, उस पर खोज भी थे। और उसका जो पहला प्रशिक्षण हो भी चुका है वो देहरादून के अंदर हो गया है। और उसका देहरादून जो एयरपोर्ट है, जो एलिगेंट एयरपोर्ट, वहीं से उसका जो उड़ान भरी थी उस बायोफ्यूल से। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देनी है। और आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम वो है देहरादून में, और काफ़ी सालों से है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर है। अगर आप देहरादून के निवासी हैं तो घूम फिर कर आपको पता ही होगा कहाँ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, तो वो देहरादून में है। सेंट्रल ग्राउंड केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि नहरों, जो देहरादून में है, नहरों का निर्माण कराया था रानी कर्णावती ने। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, पानी से। ठीक है, कुछ ना कुछ लिंक करके आपको ये चीज़ें याद रखनी। वार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, जो हिमालयन जियोलॉजी का है, देहरादून में है। वार्ड इंस्टीट्यूट ने जो 2 रिसर्च सेंटर भी खोले हैं, एक चमोली के अंदर है स्थित है, एक शायद अल्मोड़ा में है रिसर्च सेंटर, जो भू हलचलों पर निगरानी रख रहा है। ठीक है, वार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी वो देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है वो देहरादून के अंदर है। रिमोट सेंसिंग पता है आपको कि जो भूगर्भीय जितनी भी हलचलें होती हैं ना, उन पर अपनी निगरानी रखता है, वो भी देहरादून के अंदर होती हैं। क्योंकि ज़्यादातर आपने रिपोर्ट्स देखे भी होंगे कि पेपरों में आपने भूकंप कहेंगे तो केंद्रीय में जो बैठे रहता है उन्हीं से डायलॉग्स होता है। मौसम विज्ञान जो कहाँ है, मौसम विज्ञान का कार्यालय वो भी देहरादून के अंदर है, जहाँ मौसम से संबंधित आपको सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। ठीक है, आइजल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट देहरादून में है। आगे चलते हैं। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तो जहाँ पर अभी हमने पेट्रोलियम का जिक्र किया, पेट्रोलियम संस्थान, पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में, तो ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन वो भी देहरादून के अंदर ही है। आईआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च
एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, तो IRD, इरडा भी कुछ नाम से इसे कहते हैं, तो वो रायपुर में है, देहरादून में। इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट IRD, रायपुर, देहरादून। रायपुर में एक और चीज़ है, रायपुर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेंटर भी है, ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप महात्मा गांधी क्या कहते हैं इन्हें, बाधिता दृष्टिबाधिता संस्थान भी के नाम से भी जाना जाता है, तो वह देहरादून में। जो बीएड करते हैं उनको इन चीज़ की जानकारी होती है, क्योंकि उन्हें पता ही है कि कौन अंध जो है, अंधता दृष्टिबाधितार्थ संस्थान वो है, दिव्यांग जो कहेंगे आप तो इन्हें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान का है, पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान अभी आपने बताया था, वो है देहरादून के अंदर, ठीक है। कलकत्ता से स्थापित किया गया है देहरादून में, वर्तमान में वही है। पुरातत्व सर्वेक्षण हो, मानचित्र सर्वेक्षण हो, मानचित्र निर्माण हो, सारा वहीं स्थित है देहरादून में। अगले पे चलते हैं, भारतीय सैन्य अकादमी, अभी हमने इसका भी जिक्र कर चुके हैं। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, हर सुबह इसके बारे में जिक्र करते हैं, भारतीय सैन्य अकादमी। और 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी का है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मसूरी, देहरादून में है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को नाम से ही इस प्रशासनिक अकादमी को नाम दिया गया। जैसे इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, बहुत सारे, जवाहरलाल नेहरू, सबके नाम पे दिया गया। लेकिन जो प्रशासनिक एकेडमी है लेबसना, उसे लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर दिया गया। क्यों दिया गया, सोच के बताइएगा आप, क्योंकि बहुत बढ़िया लॉजिक है इसके पीछे भी। मसूरी और देहरादून में स्थापित है। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी जो है नैनीताल में है। उत्तराखंड प्रशासनिक यानी जो उत्तराखंड के जो सिविल सर्वेंट जाते हैं ना, जो अपर पीसीएस पास करके जाएंगे, वो नैनीताल में उनका प्रशिक्षण होगा। जो यूपीएससी प्रशिक्षित होंगे वो मसूरी, देहरादून में होगा। लेकिन जो उत्तराखंड के जो पीसीएस जो अधिकारी होंगे उनका नैनीताल में परीक्षण नहीं। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, उत्तराखंड कल्चरल लिटरेचर एंड आर्ट्स काउंसिल, वो देहरादून के अंदर है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय, ये 3 जगहों में स्थित है, अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून। भातखंडे, और ये उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी, बहुत बार पूछा जाता है। उदय शंकर नृत्य अकादमी ये है, अल्मोड़ा में है, उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी। राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय कहाँ है? औद्योगिक महाविद्यालय एक ही है, भरासार, पौड़ी गढ़वाल में है औद्योगिक महाविद्यालय, ठीक है। भराड़ीसाड़ हो गया यार, भरसार है, पता नहीं। राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में है, विधि कॉलेज। और इसके अलावा एक विधि स्कूल की भी स्थापना की जा रही है, वो अभी शायद बनकर तैयार नहीं हुआ है, निर्माण जारी है, वो देहरादून में होगा। पहला राज्य का प्रथम विधि स्कूल के रूप में इसकी स्थापना होगी। गोपेश्वर चमोली में तो राजकीय विधि कॉलेज स्थापित है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान आपको पता ही होगा, सबसे ऊंचाई वाला इलाका चमोली है, तो जड़ी बूटियाँ वहीं स्थापित होंगी। तो गोपेश्वर में ये स्थित है। कीड़ा जड़ी भी चमोली से ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को याद करना। हर्ब्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है वो चमोली में है। उच्च स्तरीय पौधे शोध संस्थान, अभी हमने बात की थी कि हाल्टीट्यूड जो प्लांट हैं उनके बारे में, और वो है श्रीनगर, गढ़वाल, पौड़ी में। इसके अलावा अल्पाइन जो जिन पर शोध किया जा रहा है वो कहाँ स्थित है? तुंगनाथ में, अल्पाइन। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो देखो, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आपके है उधम सिंह नगर में, ठीक है। लेकिन एक ये है कि जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, यानी गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान जो है वो अल्मोड़ा में है, कटारमल में। कटारमल सूर्य मंदिर, आपको नाम याद भी होगा, ठीक है, सूर्य मंदिर से वो संबंधित है, कटारमल का सूर्य मंदिर। और आगे चलते हैं, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी, वो है हल्द्वानी, नैनीताल में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी है।
और सुबह की वीडियो से वाकिफ होंगे तो इस बारे में हमने आपको जानकारी दी भी थी कि हल्द्वानी नैनीताल के अंदर वन्य पंचायत प्रशिक्षण अकादमी है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान। पर्यावरण शिक्षा संस्थान जो है वो अल्मोड़ा में है। पर्यावरण शिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान वो भी अल्मोड़ा में। तो पर्यावरण से दो नाम के जो आएंगे वो अल्मोड़ा में आप कर देना सीधे सीधे, मैं तो कहूँगा, क्योंकि इसके अलावा कोई है भी नहीं। जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का उत्तरकाशी में, और इसके बारे में बताया गया था 1965 में इसको स्थापित हुआ था। अगर इसके अलावा एक आपने संग्रहालय की भी सुना होगा, संग्रहालय हिमालयन जो संग्रहालय है, हिमालयन 2 हिमालयन संग्रहालयों की स्थापना की गई है। ये पहला जो हिमालयन संग्रहालय है वो उत्तरकाशी में मौजूद है, जहाँ पर जितने भी पर्वतारोहण से संबंधित चीज़ें हैं उनकी उनको क्या कहते हैं संग्रहालय में दर्शाया गया है। उत्तरकाशी में 1965 में उसका भी स्थापना हो गई थी, जब जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की। एक दूसरा हिमालयन संस्थान है वो अल्मोड़ा में स्थित है, जहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित सभी चीज़ें, जितनी भी पुरातात्विक चीज़ें हैं उन्हें सर्वेक्षण संभाल कर रखा गया। कुमाऊँ में स्थित है और 2004 या 5 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी मेरे को डेट साल पूरी तरह से याद नहीं है, आपको बताया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो इस पर भी कंफ्यूजन करा देते हैं। ये हिमालय नक्षत्र वेधशाला, तो देखिए अभी हमने एरीज का जिक्र किया था, ठीक है, जिसमें जितने भी रिसर्च सेंटर है यानी कॉस्मिक रिसर्च जो क्या कहते हैं आकाशीय पिंडों से संबंधित रिसर्च की जो करता है, नैनीताल में स्थित है, शेर का डांडा में, ठीक है। और अब जो है हिमालयन नक्षत्र वेधशाला जो है वो देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। इसके अलावा देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर भी स्थित है। देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किसने जो गंगा और भागीरथी, गंगा नदी वहीं पे बनता है क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो देवप्रयाग में ही स्थित है। देवप्रयाग से अलकनंदा जाती है हरिद्वार से नीचे, और कहाँ पर इसको मैंने बताया था कि यूपी और गढ़वाल के किस में प्रवेश करती है, तो वो थे सहारनपुर में। इसके अलावा हमने जिक्र किया था कि इसके अलावा एक और चीज़ें हैं, जैसे देवप्रयाग में पंवार वंश का एक राजा था, उसने गंगा जल पर भी कर लगा दिया था। वो कौन सा राजा था वो अगर आपको पता है तो आप ना कमेंट कीजिएगा ना लाइक कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगली वीडियोस के अंदर जितनी भी जानकारी होगी मैं उससे संबंधित आपको दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ नई जानकारियाँ जो इम्पोर्टेंट है पेपर से रिलेटेड उनके बारे में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और तैयारी पूरी तरह से करते रहिए, क्योंकि पेपर का जो समय है वो नज़दीक है। दिसंबर नवंबर मन लगा लीजिए 3 महीने हैं, 3 महीने में लगातार आपके पेपर ही पेपर हैं, क्योंकि अक्टूबर में आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर होना है और नवंबर में शायद आपका जो यूके SSC का ही समूह गौ की जो बहुत सारी पोस्ट आई थी 800 वाली पोस्ट के, जिसके अंदर आपके वीडियो BPDO सारी पोस्टें थी, समीक्षा अधिकारी भी उसके अंदर शायद एक पोस्ट थी। तो इन सब के बारे में क्या कहते हैं उसके ऊपर भी भर्ती होनी है। इसके अलावा लोअर PCS का जो एग्ज़ाम है वो शायद दिसंबर माह में होना तय हो चुका है। तो 3 महीने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिसंबर के बाद तो सीधे पेपर आप मान के चलिए अप्रैल ही में होगा, तो दिसंबर तक बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस टाइम में आपको बिल्कुल भी अपना मोह भंग नहीं करना है। मोह एक ही तरफ, नौकरी की तरफ। 2022 जो आएगा वो हम सबके लिए बहुत ही स्वर्णिम होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो अंत करते हैं और कल फिर नई वीडियोस के साथ आपसे मिलूंगा। बाय बाय।